Okay, in this lecture we will see mode of propagation. मोड ऑफ प्रोपगेशन में हम क्या करते हैं, ये ट्रांसमीटर है और ये रिसीवर है। ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन लिंक इस्टेब्लिश करते हैं। तो इस फिगर को आप देखिए कि ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में मैंने एक कम्युनिकेशन लिंक इस्टेब्लिश की है, और ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में जो भी लिंक इस्टेब्लिश की है मैंने यहाँ पर, इसमें मैंने किसका यूज़ किया है, अर्थ की सरफेस का यूज़ किया है। दूसरे केस पे देखिए कि ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में मैंने लिंक इस्टेब्लिश किया है किसका यूज़ करके, एटमॉस्फेयर की लेयर्स का यूज़ करके मैंने ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में कम्युनिकेशन लिंक इस्टेब्लिश किया है। तीसरे केस पे देखिए मैंने लिंक इस्टेब्लिश किया है ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में यूजिंग स्पेस मतलब कहाँ, स्पेस मतलब एटमॉस्फेयर की लेयर्स के बाहर। एटमॉस्फेयर की लेयर्स के बाहर क्या चीज़ हो सकती है, अपना सैटेलाइट हो सकता है। तो मैंने कम्युनिकेशन लिंक इस्टेब्लिश किया है यूजिंग स्पेस और यूजिंग सैटेलाइट। तो देखिए, जब ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में जब मैं कम्युनिकेशन लिंक इस्टेब्लिश किया अर्थ का यूज़ करके जब कम्युनिकेशन लिंक इस्टेब्लिश करूँगा तो उसे बोलूँगा ग्राउंड वेव प्रोपगेशन। जब मैं एटमॉस्फेयर की लेयर्स का यूज़ करके कम्युनिकेशन लिंक इस्टेब्लिश करूँगा तो उसे बोलूँगा क्या, स्काई वेव प्रोपगेशन। यानी एटमॉस्फेयर की लेयर्स का यूज़ करना मतलब स्काई को यूज़ करना, तो क्या बोलूँगा, स्काई वेव प्रोपगेशन। जब मैं स्पेस का यूज़ कर लूँगा, स्पेस का मतलब सैटेलाइट का यूज़ कर लूँगा, तो उसे मैं क्या बोलूँगा, स्पेस वेव प्रोपगेशन। मतलब 3 लाइन पे समझना है, ग्राउंड का यूज़ करूँगा, अर्थ का यूज़ करूँगा कम्युनिकेशन लिंक इस्टेब्लिश करने के लिए, तो ग्राउंड वेव प्रोपगेशन। जब एटमॉस्फेरिक लेयर्स का यूज़ करूँगा और या कि स्काई का यूज़ करूँगा तो स्काई वेव प्रोपगेशन। जब स्पेस का यूज़ करूँगा या सैटेलाइट का यूज़ करूँगा तो कौन सा कम्युनिकेशन, स्पेस वेव कम्युनिकेशन बोलूँगा। तो इन्हीं को हम बोलते हैं मोड ऑफ प्रोपगेशन। तो ये मोड ऑफ प्रोपगेशन डिपेंड करता है, ये जो क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड है ट्रांसमीटर और रिसीवर के डिस्टेंस के बीच में, ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच की डिस्टेंस और फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन। तो ये क्लासिफिकेशन किस किस पे बेस्ड है, ट्रांसमीटर रिसीवर के बीच की डिस्टेंस और फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन पर बेस्ड है। तो इस केस में देखिए, पहले केस पे देखिए मैंने क्या यूज़ किया, अर्थ की सरफेस यूज़ किया, तो पक्की बात है कौन सा प्रोपगेशन, ग्राउंड वेव प्रोपगेशन। ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में डिस्टेंस मुझे कम दिख रही है, तो इसलिए ये कम्युनिकेशन क्या होगा, शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन होगा। दूसरे केस पे देखिए, ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है, साथ ही साथ मैंने किसका यूज़ किया है, एटमॉस्फेयर की लेयर्स का यूज़ किया है, स्काई का यूज़ किया है, इसलिए इस प्रोपगेशन का नाम क्या होगा, स्काई वेव प्रोपगेशन होगा। दोनों के बीच में डिस्टेंस कैसी है, ज़्यादा है, तो ये कौन सा कम्युनिकेशन होगा लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन होगा। तीसरे केस पे देखिए, तीसरे केस में मैंने किसका यूज़ किया है, स्पेस का यूज़ किया है, तो पक्की बात है ये कौन सा प्रोपगेशन होगा, स्पेस वेव प्रोपगेशन होगा। तो ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में डिस्टेंस और भी ज़्यादा होगी, मतलब बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन करना हो तो स्पेस, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन करना है तो स्काई, यदि शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन करना हो तो ग्राउंड वेव प्रोपगेशन या सरफेस वेव प्रोपगेशन करेंगे। तो चलिए, इसमें तो ये डिस्टेंस का रोल समझ में आया, डिस्टेंस कम है तो ग्राउंड, डिस्टेंस ज़्यादा है तो स्काई, और भी ज़्यादा डिस्टेंस है तो स्पेस। लेकिन इस फ्रीक्वेंसी का क्या रोल है ये देखते हैं। आप इस पे देखिए, कभी आपने ये देखा होगा E=H इंटू फ्रिक्वेंसी। E को क्या बोलते हैं, एनर्जी, F क्या है, फ्रिक्वेंसी है। आप इस रिलेशन से देखिए, यदि आपने फ्रिक्वेंसी की वैल्यू इंक्रीज़ करी तो एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। यानी
किसी सिग्नल का आप फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करिए तो उसका एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज होगा। चलिए इस फिगर पे देखिए, ये ट्रांसमीटर है और यहाँ पे रिसीवर है। यहाँ से मैंने F1 फ्रिक्वेंसी का सिग्नल लॉन्च किया और ए पॉइंट से क्या हो गया, रिफ्लेक्ट बैक हो गया। ये एटमॉस्फेयर की लेयर है। देखिए क्या आपने एटमॉस्फेयर की लेयर्स का यूज़ किया, बिल्कुल किया है। तो एटमॉस्फेयर की लेयर यदि आपने यूज़ किया है तो इस प्रोपगेशन को कौन सा प्रोपगेशन बोलेंगे, स्काई वेव प्रोपगेशन बोलेंगे। F2 सिग्नल का फ्रिक्वेंसी आपने लॉन्च किया, F2 फ्रिक्वेंसी का सिग्नल आपने लॉन्च किया और F2 का जो वैल्यू है F1 से ज़्यादा है। तो सोच के देखिए एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, F1 वाले की कि F2 वाले की। आंसर है F2 वाले का। क्यों? क्योंकि एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल होती है, फ्रिक्वेंसी के। मतलब F2 सिग्नल का एनर्जी क्या होगा, ज़्यादा होगा। आप अच्छे से ऑब्जर्व करिए, ये जो सिग्नल है एटमॉस्फेयर की लेयर को ज़्यादा पेनेट्रेट कर रहा है। एक F3 फ्रिक्वेंसी का सिग्नल लॉन्च किया जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। तो आप देखिए कि इसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है तो एनर्जी की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। एनर्जी की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी तो ये आप देखिए कि एटमॉस्फेयर की लेयर को ज़्यादा पेनेट्रेट कर रहा है और बाहर चला गया। आप इस पूरे फिगर में एक चीज़ नोटिस करिए कि यदि आपने फ्रिक्वेंसी की वैल्यू बढ़ाई तो एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा हुई। तो यदि एक मेरा सैटेलाइट जो कि स्पेस पर है और मैं सैटेलाइट का यूज़ करके मैं कम्युनिकेशन लिंक इस्टेब्लिश करना चाहता हूँ, तो सोच के देखिए कि सिग्नल की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होनी चाहिए कि कम होनी चाहिए। मेरा जवाब है ज़्यादा होनी चाहिए। क्यों? यदि सैटेलाइट कहाँ पर लोकेटेड होता है, स्पेस पे लोकेटेड होता है। यदि स्पेस पे लोकेटेड होता है तो मुझे हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ से कंक्लूज़न ये देखा कि जैसे जैसे मैं फ्रिक्वेंसी की वैल्यू बढ़ाता हूँ तो सिग्नल की एनर्जी क्या होती जाएगी, बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे मैं फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ करता जाता हूँ तो पेनेट्रेशन डेप्थ ऑफ पेनेट्रेशन क्या होता जा रहा है, इंक्रीज़ करता जा रहा है। मेरा सैटेलाइट कहाँ पर है, स्पेस पे है। तो मुझे इन एटमॉस्फेयर की लेयर को पूरा का पूरा क्या करना है, पेनिट्रेट करना है। तो मुझे हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल ही यूज़ करना पड़ेगा। मतलब एक कंक्लूज़न ये समझ में आया कि यदि स्पेस वेव कम्युनिकेशन यूज़ करना है तो सिग्नल की फ्रिक्वेंसी हाई होनी चाहिए। हाई फ्रिक्वेंसी का सिग्नल हाई एनर्जी और हाई पेनिट्रेशन डेप्थ होगा उसका। अच्छा, आप इस फिगर में एक चीज़ और नोटिस करिए, पॉइंट ए पे क्या हो रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल गया और यहाँ से क्या हो गया, रिफ्लेक्ट बैक हो गया। पॉइंट बी पे भी सिमिलर चीज़ हो रही है, यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल गया और यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो गया। तो क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल का रिफ्लेक्शन हो रहा है ए पॉइंट से? हाँ, हो रहा है। क्या बी पॉइंट से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल का रिफ्लेक्शन हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। तो आपने ऑप्टिक्स में पढ़ा होगा कि ऑप्टिकल सिग्नल एक मीडियम पे गया और उसी में रिफ्लेक्ट बैक होके आ गया, तो इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यहाँ से एक कंक्लूज़न ये समझ में आया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल का भी क्या हो सकता है, रिफ्लेक्शन हो सकता है। अच्छा, यदि फ्रिक्वेंसी की वैल्यू और कम ली जाए और अर्थ का सरफेस यूज़ किया जाए तो इसे कौन सा प्रोपगेशन बोलते हैं? अर्थ की सरफेस का यूज़ करेंगे तो ग्राउंड वेव प्रोपगेशन बोलेंगे। यानी कि कंक्लूज़न क्या निकला? पहला नंबर का कंक्लूज़न ये है, यदि आपने फ्रिक्वेंसी बढ़ाया तो एनर्जी इंक्रीज़ करेगी। यदि फ्रिक्वेंसी आप बढ़ाएंगे तो पेनिट्रेशन डेप्थ ज़्यादा होती जाएगी। यदि आप फ्रिक्वेंसी की वैल्यू बहुत हाई कर दिए तो ये सिग्नल इन एटमॉस्फेरिक लेयर्स को पेनिट्रेट करके कहाँ चला जाएगा, स्पेस पे चला जाएगा। मतलब स्पेस वेव कम्युनिकेशन के लिए हायर फ्रिक्वेंसी यूज़ करना पड़ेगा, वेरी हाई फ्रिक्वेंसी, और उसकी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा होगी। स्काई वेव प्रोपगेशन यूज़ करना है तो F3 सिग्नल से फ्रिक्वेंसी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। यदि सरफेस वेव प्रोपगेशन या
का यूज़ करना है, ग्राउंड वेव प्रोपगेशन करना है, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू सबसे कम होनी चाहिए। चलिए एक तीसरे फिगर पे देखते हैं, इसमें पूरा कंक्लूजन देखते हैं। आप देखिए ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में डिस्टेंस कम है, बिल्कुल है। क्या आप इसे शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। आप किसका यूज़ कर रहे हैं? अर्थ की सरफेस का यूज़ कर रहे हैं? बिल्कुल यूज़ कर रहे हैं। तो ये कौन सा कम्युनिकेशन होगा? ग्राउंड वेव प्रोपगेशन या सरफेस वेव प्रोपगेशन। इसमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। इसमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में कम्युनिकेशन लिंक इस्टेब्लिश किया। ब्लैक वन देखिए, कम्युनिकेशन लिंक इस्टेब्लिश किया यूजिंग एटमॉस्फेयर का लेयर। एटमॉस्फेरिक लेयर का यूज़ करके मैंने कम्युनिकेशन लिंक इस्टेब्लिश किया। तो इस प्रोपगेशन को कौन सा प्रोपगेशन बोलेंगे? स्काई वेव प्रोपगेशन बोलेंगे। तो इसमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ज़्यादा लेना पड़ेगा। ट्रांसमीटर रिसीवर के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होगी, मतलब ये कौन सा कम्युनिकेशन? लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। यदि मान लीजिए स्पेस में यूज़ करना, स्पेस का यूज़ करना हो तो ये रेड वन को देखिए। रेड वन क्या होगा? इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होगी, इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। एनर्जी ज़्यादा होगी, पेनेट्रेशन डेप्थ ज़्यादा होगा। पेनेट्रेशन डेप्थ ज़्यादा होगा तो ये एटमॉस्फेयर की पूरी लेयर्स को क्रॉस कर जाएगा और कहाँ पे चला जाएगा? सैटेलाइट के पास। ओवरऑल कंक्लूजन क्या है? पहला नंबर का कंक्लूजन ये है, शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए ग्राउंड वेव प्रोपगेशन, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए स्काई वेव प्रोपगेशन, और वेरी लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए स्पेस वेव प्रोपगेशन। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किस केस में होगी? स्पेस वेव के केस में। उससे कम स्काई वेव, सबसे कम ग्राउंड के केस में। सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में होगी? स्पेस वाले के केस में। फिर उससे कम स्काई वाले के केस में, और सबसे कम ग्राउंड वाले के केस में होगी। तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा, और रोल ऑफ फ्रीक्वेंसी तो अच्छे से समझ में आया होगा। आप हमेशा याद रखिए, यदि आपने फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करी है तो उसका एनर्जी ज़्यादा होगा। एनर्जी ज़्यादा होगा तो पेनिट्रेशन डेप्थ ज़्यादा होगी। यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस किया आपने कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल का भी रिफ्लेक्शन होता है। यदि आपने अर्थ की सरफेस का यूज़ किया है तो ग्राउंड वेव प्रोपगेशन, एटमॉस्फेयर की लेयर का यूज़ किया है तो स्काई वेव प्रोपगेशन, यदि आपने स्पेस का यूज़ किया है तो स्पेस वेव प्रोपगेशन, शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए ग्राउंड वेव प्रोपगेशन, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए स्काई वेव प्रोपगेशन, और वेरी लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए स्पेस वेव प्रोपगेशन यूज़ करेंगे। तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस lecture, then please like, subscribe and share it. Thank you very much.